नमः संस्कृताय मित्रों, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडुसेंस क्लासेस फॉर संस्कृत में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम व्याकरण वीथी का तृतीय अध्याय जिसका नाम संधि है उसको लेकर उपस्थित हुए हैं। पिछली दो क्लास जो प्रथम अध्याय था वर्ण विचार और दूसरा संज्ञा प्रकरण उसको हमने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। आज हम तृतीय अध्याय को लेकर उपस्थित हुए हैं जिसका नाम संधि है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, संधि को। तो सबसे पहले देखते हैं संधि को। व्याकरण के संदर्भ में संधि शब्द का अर्थ है वर्ण विकार। यह वर्ण विधि है। दो पदों या एक ही पद में दो वर्णों के परस्पर व्यवधान रहित सामीप्य अर्थात संहिता में जो वर्ण विकार परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। यानी दो पदों या एक ही पद में दो वर्णों के परस्पर व्यवधान रहित सामीप्य यानी संहिता में जो वर्ण विकार यानी परिवर्तन होता है उसे संहिता कहते हैं। एग्जाम्पल है विद्याधन आलयः, विद्यालयः। यहाँ विद धन आ धन लयः में आ धन आ की अत्यंत समीपता के कारण दो दीर्घ वर्णों के स्थान पर एक आ वर्ण रूप दीर्घ एकादेश हो गया है। संधि के मुख्यतः तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि को अच संधि भी कहते हैं, व्यंजन संधि को हल संधि कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्वर संधि। तो देखिए, दो स्वर वर्णों की अत्यंत समीपता के कारण यथा प्राप्त वर्ण विकार को स्वर संधि कहते हैं। इसके निम्नलिखित भेद हैं। तो सबसे पहले है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि का सूत्र है अकह सवर्णे दीर्घ। यानी यदि ह्रस्व या दीर्घ अ इ उ तथा री स्वरों के पश्चात ह्रस्व या दीर्घ अ इ उ या री स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ ई उ तथा री हो जाते हैं। तो अकह सवर्णे दीर्घ। तो इसका देख सकते हैं, अ या आ जब अ और अ के साथ मिलेगा तो आ हो जाएगा, यानी सब सवर्ण है। ई या बड़ी ई या बड़ी ई के साथ मिलेगा तो बड़ी ई हो जाएगा। उ या उ या उ से मिलेगा तो बड़ा उ हो जाएगा। री 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 या री से मिलेगा तो ऋषि वाला री हो जाएगा। तो यहाँ पे अकह सवर्णे दीर्घ आपको समझ में आ रहा होगा। यानी अ ई उ तथा री स्वरों के पश्चात ह्रस्व अ ही आए, ई ही आए, उ ही आए या री स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ ई उ तथा री हो जाते हैं। उदाहरण पुस्तक धन आलय क्या हो जाएगा? पुस्तकालय। देव धन आशीष, देवाशीष। फिर है दैत्य धन अरि क्या हो जाएगा? दैत्यारी। यहाँ पे अ है और यहाँ पे अ है, दोनों मिलकर आ हो जाएगा। च धन अपि यहाँ पे अ है और यहाँ पे अ है, क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा तो हो जाएगा चापी। वैसे ही विद्या धन अर्थी विद्यार्थी। गिरि धन इंद्र गिरिंद्र। यहाँ पे आप देख सकते हैं छोटी ई, यहाँ पे छोटी ई, दोनों मिलकर बड़ी ई हो गए। फिर कपि धन ईशः, ई और ई मिलकर बड़ी ई कपीशः। मही धन ईशः, बड़ी ई मिलके बड़ा ई हो जाएगा महिषः। नदी धन ईशः, ई और ई मिलकर बड़ी ई नदीशः। लक्ष्मी धन ईश्वरः, लक्ष्मीश्वरः। सुधन उक्ति सुक्ति। सु उ और उ मिलकर, ये देखिए आप लोग यहाँ पे ही कंफ्यूज हो सकते हैं, सुक्ति में दीर्घ संधि है यानी दीर्घ स्वर संधि है। सुधन उक्ति। छोटा ई मिलकर बड़ा उ बन जाएंगे। भानुधन उदय, उ और उ मिलकर बड़ा उ भानुदय। फिर ये वाला जो एग्जाम्पल है ये भी लोग कंफ्यूज आते हैं, पितृणम। ये भी
दीर्घ स्वर संधि है पितृधन ऋणम पितृणम। तो यहाँ पे दीर्घ संधि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फिर अगला है गुण संधि, यानी आद गुण इसका सूत्र है। आद गुण यानी यदि अ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों के स्थान पर एकादेश हो जाता है। इसी तरह यदि अ या आ के बाद उ या उ आए तो दोनों के स्थान पर ओ एकादेश हो जाते हैं। इसी तरह अ या आ के बाद यदि री आए तो दोनों के स्थान पर अर एकादेश हो जाता है। तो आपको तीन चीजें यहाँ पे याद रखनी है। अ या आ के बाद ई या ई आए तो क्या हो जाएगा, ए एकादेश हो जाएगा। आपको ये अ या आ के बाद ही आएगा, तो अ या आ के बाद ई या ई आए तो ए आदेश हो जाएगा। उ या उ आए तो ओ एकादेश हो जाएगा। री आए तो अर एकादेश हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अ के बाद ई या ई आ रहा है तो ए हो रहा है। इसका सारा एग्जाम्पल हम एक साथ देखेंगे। तो देखिए, उपधन इंद्र, यहाँ अ के बाद क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो हम क्या बोले थे, ए हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, उपेंद्र। फिर देवधन इंद्र, अ के बाद क्या आ रहा है, ई आ रहा है, तो ए हो जाएगा देवेंद्र। गणधन ईश, अ के बाद ई आ रहा है तो ए हो जाएगा गणेश। महाधन ईश, आ के बाद ई हो जा रहा है तो ए हो जाएगा महेश। नर धन ईश, अ के बाद ई हो रहा है तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा नरेश। सुर धन ईश, अ के बाद ई आ रहा है तो ए हो जाएगा सुरेश। अ ए एवं ओ वर्णों को गुण वर्ण कहा जाता है। तो आपको ये याद रखना है, अ ए ओ वर्णों को गुण वर्ण कहा जाता है। फिर देखिए उसी का एग्जाम्पल, आ के साथ ई आ रहा है तो ए हो जाएगा लतेव बन जाएगा। गंगा धन इति, आ के साथ ई गंगेती। अब हम देखेंगे जब अ या आ के बाद उ या उ आएगा तो क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। अब इसका सारा एग्जाम्पल एक साथ देख लीजिए। भाग्य धन उदय, यानी अ के बाद उ आ गया तो ओ हो जाएगा भाग्योदय। सूर्य धन उदय, अ के बाद उ आ जा रहा है, ओ हो जाएगा सूर्योदय। नर धन उत्तम, अ के बाद उ नरोत्तम। हित धन उपदेश, अ के बाद उ हितोपदेश। महाधन उत्सव, आ के बाद उ महोत्सव। गंगा धन उदकम, आ के बाद उ गंगोदकम। यथा धन उचितम, आ के बाद उ यथोचितम। गंगा धन ऊर्मी, आ के बाद उ गंगोर्मी। महाधन उरु, आ के बाद उ महोरु। नवधन ऊढ़ा, आ के बाद उ नवोढ़ा। अब अगला था अ या आ के बाद री आए तो अर हो जाता है। तो इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। देवधन ऋषि, अ के बाद री आ रहा है तो अर हो जाएगा देवर्षि। ग्रीष्म धन ऋतु, अ के बाद री आ रहा है तो ग्रीष्म ऋतु। वर्षा धन ऋतु, आ के बाद री आ रहा है तो वर्ष ऋतु। अब हम देखेंगे वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेचि। यदि अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो दोनों के स्थान पर ऐ एकादेश हो जाता है। इसी तरह अ या आ के बाद ओ या औ आए तो दोनों के स्थान पर औ एकादेश हो जाता है। तो यहाँ पे आपको दो चीज याद रखनी है, अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो ऐ हो जाएगा, ओ या औ आए तो औ एकादेश हो जाएगा। तो अब जितने भी एग्जाम्पल है उसको अलग अलग देखेंगे। तो देखिए अ या आ के बाद ए या ऐ आए तो ऐ हो जाएगा। उदाहरण, मम धन एव, तो अ के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो क्या हो जाएगा ऐ, तो क्या हो जाएगा ममैव। फिर एक धन एकम, अ के बाद ए आ रहा है तो ऐ हो जाएगा एकैकम। फिर तव धन एव, ए अ के बाद ए आ रहा है तो ऐ हो जाएगा तवैव। आ, ऐ तथा औ वर्णों को वृद्धि वर्ण कहते हैं। ठीक है, अभी और भी एग्जाम्पल देख लीजिए। अद्य धन एव, अ के बाद
अद्य धन एव। अ के बाद ए आ रहा है तो ऐ अद्यैव। फिर लता धन एव, आ के बाद ए ऐ लतैव। तथा धन एव तथैव। सदा धन एव सदैव। देवधन ऐश्वर्यम देवैश्वर्यम। आत्मा धन ऐक्यम आत्मैक्यम। यानी अ के बाद ऐ आ रहा है तो ऐ हो जाएगा आत्मैक्यम। अब अगला था अ आ के बाद ओ या औ आए तो औ हो जाता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है जल धन ओघ। अ के बाद ओ आ रहा है तो औ हो जाएगा जलौघ। मम धन औषधि। अ के बाद ओ आ रहा है तो औ हो जाएगा ममौषधि। नव धन औषधि। अ के बाद ओ आ रहा है तो नवौषधि। विद्या धन औचित्यम। आ के बाद औ आ रहा है तो विद्यौचित्यम। आत्म धन औत्सुक्यम। अ के बाद औ आ रहा है तो क्या हो जाएगा औ। तो आत्मोत्सुक्यम हो जाएगा। तो जितने एग्जाम्पल है उसको जरूर देख लीजिएगा, इसी में से एग्जाम में छाट के देने वाला है। फिर अगला है यड़ संधि। यड़ संधि का सूत्र है इको यड़ची। यड़ संधि का सूत्र है इको यड़ची। इसका देख लीजिए, इक का मतलब होता है ई उ रील री। तो इको यड़चू यानी इक को यड़ हो जाता है। तो इक में आता है ई उ रील री। इसके स्थान पे क्या हो जाएगा य व र ल। यानी ई को य, उ को व, री को र, री को ल। जब ई उ री री तथा री के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई को य, उ को व, री को र तथा री को ल आदेश हो जाता है। यानी ई हो, उ हो, री हो, री हो, उसके बाद कोई भी असमान स्वर आए तो ई को य, उ को व, री को र, री को ल हो जाएगा। उदाहरण देख लीजिए, यदि धन अपि। तो ई के बाद आ रहा है तो ई को क्या हो जाएगा ई को य हो जाएगा तो बन जाएगा यद्यपि। फिर इति धन आदि। यहाँ पे ई को य हो जाएगा तो इत्यादि। अति धन आचारः। यहाँ ई को य हो जाएगा अत्याचारः। इति धन अवदत्। ई को य हो जाएगा इत्यवदत्। नदी धन आवेगः। ई को य हो जाएगा नद्यावेगः। सखी धन ऐश्वर्यम। ई को य हो जाएगा सख्यैश्वर्यम। फिर है सुधन आगतः। तो उ को क्या हो जाएगा व हो जाएगा तो उ को व स्वागतम। अनुधन अयः। उ को व हो जाएगा अन्वयः। अनुधन एषणम। उ को व हो जाएगा अन्वेषणम। फिर है मधुधन अरि। उ को व मध्वरी। वधुधन आगमनम। वधुधन आगमनम। उ को व वध्वागमनम। फिर है पितृ आदेशः। री को र हो जाएगा तो पितृ आदेश का हो जाएगा पित्रादेशः। पितृधन उपदेशः। री को र पितृपदेशः। मातृधन आज्ञा। री को र मात्राज्ञा। री धन आकृति। री को र लाकृति। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या था ई को य, उ को व, री को र, री को ल। तो यहाँ पे री को ल हो जाएगा तो आप देख रहे हैं री धन आकृति तो री को ल हो जाएगा तो बन गया लाकृति। ठीक है। अगली संधि है आयादी संधि। आयादी संधि का सूत्र है एचो अयवायावः। जब ए ऐ ओ तथा औ के बाद कोई स्वर आए तो ए को अय, ऐ को आय, ओ को अव तथा औ को आव आदेश हो जाते हैं। इसे आयादी चतुष्टय के नाम से जाना जाता है। एचो अयवायावः। ए को क्या हो जाएगा ए को अय हो जाएगा, ए को अय, ऐ को आय, ओ को अव, औ को आव। तो आप देख लीजिए उदाहरण ने धन अनम। ए को अय हो जाएगा
तो नयन हो जाएगा। शेधन, फिर है शेधन अनम, शयनम, ए को अय हो जाएगा। नय धन अकह, आई को आय हो जाएगा तो नायकः हो जाएगा। भोधन अनम, भोधन अन, फिर अगला है भोधन, भोधन अनम भावनम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ओ को अब हो गया। फिर भानुधन ए, भानुधन ए, ओ, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ओ को अन हो गया, भानवे हो गया। पौधन अकह, औ को आव हो गया, पावकः। नौधन इकह, आव हो गया, नाविकः। भवधन उकह, भावुक, आव हो गया। तो यहाँ पे सीधे सीधे बोल दिया गया था कि ए को, ए को अय, ऐ को आय, ओ को अव, औ को आव हो जाएगा। अगला है पूर्व रूप संधि। इसका सूत्र है इंग पदांता दति। पूर्व रूप संधि को अयादि संधि का अपवाद कहा जा सकता है। पद के अंत में स्थित ए ओ के बाद यदि ह्रस्व अ आए तो ए प्लस अ दोनों के स्थान पर पूर्व रूप संधि ए एकादेश तथा ओ धन अ दोनों के स्थान पर ओ एकादेश हो जाता है। अर्थात ए ओ के पश्चात आने वाला अ अपना रूप ए ओ में ही विलीन कर छुपा देता है। उस विलीन अ का रूप लिपि में अवग्रह चिन्ह, ये अवग्रह चिन्ह है, द्वारा अंकित किया जाता है। जैसे हरे धन अत्र, यहाँ हरयत्र होना चाहिए था, परंतु ये वाला जो अ है, ठीक है, ये क्या होगा, अ ए में समा गया और रूप बना हरे अत्र। यहाँ उच्चारण के समय हरेत्र ही कहा जाता है, अवग्रह का उच्चारण नहीं होता है, तो इसको उच्चारण में हरित्र कहेंगे। उदाहरण देखिए इसका, पे धन अपि, तो क्या हो जाएगा, ये वाला अ जो है ये अवग्रह हो जाएगा तो ते अपि हो जाएगा। हरे धन अव, ये वाला अ क्या हो जाएगा, हरे अव हो जाएगा। वृक्षे धन अपि, अवग्रह हो जाएगा वृक्षे अपि। जले धन अस्ति, जले अस्ति। गोपालो गोपालः धन अहम, तो इसको देखिए क्या हो जाएगा, गोपालो अहम, या अवग्रह हो जाएगा गोपालो हम। विष्णु धन अव, विष्णोव, ये अवग्रह हो जाएगा अ को। अब देखेंगे प्रकृति भाव। प्रकृति भाव सूत्र है प्लुत प्रगृह अचि नित्यम। प्रकृति भाव का अर्थ है संधि करने का निषेध करना, अर्थात प्रकृत वर्णों में विकृत परिवर्तन न करने करके उन्हें ज्यों का त्यों बनाए रखना। वस्तुतः इसे संधि का भेद न कहकर संधि का अभाव ही कहना चाहिए, क्योंकि संधि नियम के लागू होने की स्थिति में भी संधि कार्य नहीं होता। यदि कोई वर्ण प्लुत या प्रगृह संज्ञक होता है और उसके बाद अच आता है तो प्लुत एवं प्रगृह वर्णों का संधि न होते हुए प्रकृति भाव होता है। प्रगृह संज्ञा देख लीजिए, ईदु दे द्विवचनम प्रगृहम, अदसो मात, तो ईदु दे द्विवचनम प्रगृहम, ईदंत, उदंत तथा एदंत, ईदंत, उदंत तथा एदंत। ईद, ईद, उदे द्विवचनम, यानी ईदंत, उदंत, एदंत द्विवचन रूपों की प्रगृह संज्ञा होती है, अर्थात ऐसे द्विवचन जिनके अंत में ई, उ अथवा ए होता है उनकी प्रगृह संज्ञा होती है, तथा जिनकी प्रगृह संज्ञा होती है
उनके बाद अच होने पर किसी भी प्रकार की संधि नहीं होती। यथा एग्जाम्पल देख लीजिए, कवि धन इक्षतः, विष्णु धन इमौ। ये ई का उदाहरण हो गया, ये उ का उदाहरण हो गया और ये ए का उदाहरण हो गया। देखिए, कवि धन इच्छतः, विष्णु धन इमौ, बालिके धन आगच्छतः। यहाँ कवि, विष्णु, बालिके ये क्रमशः ईकारांत, उकारांत तथा एकारांत द्विवचन के रूप होने के कारण प्रगृह्य संज्ञक हैं। अतः यहाँ किसी प्रकार की संधि नहीं होती, इसलिए ये कवि इच्छतः, विष्णु इमौ, बालिके आगच्छतः ही रहेंगे, न कि कविच्छतः इत्यादि। अदश शब्द में ये वाला जो दूसरा वाला सूत्र है, अदसो मात, इसको समझ लीजिए। अदश शब्द में म के बाद ई या उ आए तो वहां पर भी प्रगृह्य संज्ञा होती है। उदाहरण देख लीजिए, अमी धन ईशा, अमू धन आसते। यहाँ पर अमी तथा अमू प्रगृह्य संज्ञक हैं, अतः किसी भी प्रकार की संधि नहीं होगी। प्लुत वर्ण में प्रकृति भाव का उदाहरण है, एहि कृष्ण अत्र गौश्चरति। यहाँ पर अधन अ में दीर्घ संधि नहीं हुई, क्योंकि संबोधन पद कृष्ण में अप्लुत है। तो ये देख रहे हैं, ये अ जो है ये प्लुत है। अगला है पररूप संधि, इसका सूत्र है एंगि पर रूपम। उपसर्ग अ के पश्चात यदि ए या ओ आए तो उनका पररूप एकादेश हो जाता है। इस पररूप संधि को वृद्धि संधि का अपवाद कहा जा सकता है। पररूप कार्य से तात्पर्य है कि जब पूर्व पद का अंतिम वर्ण अगले शब्द के आदि वर्ण के समान होकर उनमें मिल जाए। जैसे प्रधन एजते, क्या हो जा रहा है, ये इसमें मिल जा रहा है तो क्या हो जा रहा है, प्रेजते। में वृद्धि कार्य प्रयजते होना चाहिए था, लेकिन प्र में स्थित अ की स्थिति ए में ही मिल गई, अर्थात अ धन ए, इन दोनों के स्थान पर ए एकादेश हो गया है। यहाँ पर अ की अपनी सत्ता ही नहीं बची, अतः प्रधनेजते प्रेजते, उपधन ओषति उपोषति हुआ। तो आपके कोर्स में स्वर संधि में उतना था, उसको आप लोग देख लीजिएगा। अब हम आ जाते हैं व्यंजन संधि की तरफ। व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं, इसको पढ़ते हैं। व्यंजन के पश्चात स्वर या दो व्यंजन वर्णों के परस्पर व्यवधान रहित सामीप्य की स्थिति में जो व्यंजन या हल वर्ण का परिवर्तन हो जाता है, वह व्यंजन संधि कही जाती है। तो पहला सूत्र है इश्चुत, पहला संधि है इश्चुत संधि। इसका सूत्र है इस्तोह इश्चुना इश्चु। इसको आप लोग को तोड़ तोड़ के समझना होगा। स या त वर्ग, स इस्तो यानी स और त यानी त वर्ग, यानी स हो गया और त वर्ग, त थ द ध न का श, यानी ये वाला जो स है ये श हो जाएगा और त वर्ग जो है वो च वर्ग। च वर्ग में च छ ज झ इय के साथ आगे या पीछे योग होने पर स का श तथा त वर्ग का च वर्ग में परिवर्तन हो जाता है। तो इस्तो इस चुना सु, इसमें क्या हो रहा है, इस्तो का इस चुना में परिवर्तन, इस्तो का इस चुना के साथ आगे या पीछे योग होने पर क्या हो जाएगा, इश्चु हो जाएगा। यानी स का स हो जाएगा और त वर्ग का च वर्ग हो जाएगा। उदाहरण देखिए, मनस धन चलती, तो स भी है यहाँ पे और च वर्ग भी है, तो श को श हो जाएगा और च को च वर्ग को त वर्ग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, मनस चलती। स का श हो जाएगा और त वर्ग का च वर्ग में परिवर्तन हो जाएगा।
तो मनस धन चलती है, तो यहाँ पे स को च हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, स धन च का च हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मनस चलती। फिर है रामस धन शेते, तो यहाँ पे स को श हो जाएगा, तो क्या बनेगा, रामस शेते। फिर है मनस धन चंचलम, तो क्या हो जाएगा, स को, ये वाले श को बड़ा वाला स हो जाएगा और च को ले लेगा, तो क्या हो जाएगा, मनस चंचलम। फिर है हर्ष धन चेते, तो क्या हो जाएगा, हर्षेते। अब त वर्ग का च वर्ग का उदाहरण देखेंगे। अभी तक हम लोग देख रहे थे च को स को श हो रहा था, ठीक है। अब हम देखेंगे त वर्ग का च वर्ग का उदाहरण। सत धन चित, तो क्या हो जाएगा, त धन च हो जाएगा सच्चित। फिर है सत धन चरित्रम, सच्चरित्रम। उत धन चारणम, त धन च बन जाएगा च उच्चारणम। सत धन ज, त जो है त द धन ज, ये हो जाएगा ज सज्जनः। फिर है उत धन ज्वलम, तो ये त है, ये द, और फिर ये बन जाएगा ज, तो बन जाएगा उज्ज्वलम। फिर है जगत जननी, तो इसका हो जाएगा जगत जननी, त को ज हो जाएगा। फिर है इष्टुत्व संधि। इष्टुत्व संधि का सूत्र है इष्टुना इष्टुः। यदि स या त वर्ग का प्र या ट वर्ग ट ठ ड ढ अड़ के साथ आगे या पीछे योग हो, तो स का प्र तथा त वर्ग के स्थान पर ट वर्ग हो जाता है। इसका उदाहरण देख लेंगे। स वर्ग का श वर्ग होने का उदाहरण, रामस धन षष्ठ, इसी में परिवर्तन होगा, ये देख लीजिए, ठीक है। तो इसको क्या हो जाएगा, स को खटकोड़ वाला श हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स को श हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ये आधा है, तो इसको आधा खटकोड़ हो जाएगा और ये जस का तस रहेगा, तो राम षष्ठ। हरिस धन टिकते, तो स धन ट खटकोड़ वाला श हो जाएगा, हर्ष टिकते। अब त वर्ग का ट वर्ग कैसे होगा, तत धन टिका, त को ट हो जाएगा तट्टिका। यत धन टिका, त को ट हो जाएगा यट्टिका। उत धन डयनम, त को ड हो जाएगा, त को द द धन ड ड उड्डयनम। आकृस धन तह, तो श को स धन त, तो त को ट हो जाएगा, तो बन जाएगा आकृष्ट, ठीक है। फिर है जशत्व संधि। इसका सूत्र है झलाम जशो अंते। पद के अंत में स्थित झल के स्थान पर जश हो जाता है। झलों में वर्ग का प्रथम, द्वितीय तथा झलों में वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा चतुर्थ वर्ण तथा श, ख, स तथा ह कुल 24 वर्ण आते हैं। इस तरह झल के स्थान पर जस, झल को क्या हो जाएगा, जस हो जाएगा। जस में जब गड द, ज ब ग ड द होता है। प्रथम वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। खटकोड़ वाला श, च, स, ह में प्र के स्थान पर ड आता है। अन्य का उदाहरण प्रायः नहीं मिलता है। उदाहरण, वाक धन ईशः, क धन स्वर बराबर तृतीय वर्ग ग धन स्वर वागीशः। तो क क्या हो जाएगा, उसी वर्ग का तीसरा हो जाएगा, तृतीय वर्ण हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वागीशः। फिर है जगत धन ईशः, तो त में उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाएगा त थ द, तो त प्लस स्वर बराबर तृतीय वर्ण द
प्लस स्वर जगदीशः। फिर है सुप धन अंत, तो प है, प को प फ ब, तो क्या हो जाएगा सुबंतः। अच धन अंतः, च है, उसका तो च छ, च छ ज, तो क्या हो जाएगा अजंतः। फिर है दिक धन अंबरः, क प्लस स्वर बराबर तृतीय वर्ण ग प्लस स्वर दिगंबरः। फिर है दिक धन गजः, क को ग हो जाएगा दिग्गजः। सत धन धर्मः, सद धर्म हो जाएगा। अप धन जम, प फ ब अबजम। चित धन रूपम, त को हो जाएगा द, तो चिद्रूपम हो जाएगा। फिर है चरत्व संधि, इसका सूत्र है खरिच। यदि वर्गो यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग ये द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ वर्ण के बाद वर्ग का प्रथम या द्वितीय वर्ण या च ख स आए तो पहले आने वाला वर्ण अपने ही वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। तो देखिए, तो उदाहरण है सद धन कार, तो ये जो द है अपने वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाएगा, तो द किस वर्ग का है, त वर्ग का है, तो त हो जाएगा इसकी जगह, तो क्या हो जाएगा सत्कारः। इसको भी आप देख सकते हैं द धन क, यानी ये द को त हो जाएगा और क अपने ही रूप में होगा, तो क्या हो जाएगा सत्क। लभ धन स्यते, ये प वर्ग का है, तो भ को हो जाएगा प, तो लभ धन स्यते हो जाएगा लपस्यते। दिग धन पालः, ग क वर्ग का है, तो क्या हो जाएगा दिक्पालः। फिर अगला है अनुस्वार। अनुस्वार संधि का सूत्र है मु अनुस्वारः। यदि किसी पद के अंत में म हो तथा उसके बाद कोई व्यंजन आए तो म का अनुस्वार हो जाता है। यदि किसी पद के अंत में म हो और उसके बाद कोई व्यंजन आए तो म का अनुस्वार हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हरिम धन वंदे, तो म है पद के अंत में और उसके बाद व्यंजन आ गया व, तो म को अनुस्वार हो जाएगा और बन जाएगा हरिम वंदे। फिर देखिए अहम गच्छामि, म है और ग व्यंजन है, तो क्या हो जाएगा अहम गच्छामि। फिर है पर सवर्ण। पर सवर्ण का सूत्र है अनुस्वारस्य यई पर सवर्ण। अनुस्वारस्य यई पर सवर्ण। अनुस्वार के बाद कोई भी वर्गीय व्यंजन आए तो अनुस्वार के स्थान पर आगे आने वाले वर्ग के वर्ण का पंचम वर्ण हो जाता है। अनुस्वार के बाद कोई भी वर्गीय व्यंजन आए तो अनुस्वार के स्थान पर आगे आने वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण हो जाएगा। यह नियम पदांत में कभी नहीं भी लगता है। यह नियम पदांत में कभी नहीं भी लगता है, ठीक है। तो देखिए पदांत में संस्कृतम पठति, तो क्या हो गया संस्कृत, ये जो म है ये आधा म हो जाएगा पठति। तो क्या कह रहा है अनुस्वार के बाद कोई भी वर्गीय व्यंजन आए, तो अनुस्वार के बाद प वर्गीय व्यंजन आ गया, तो अनुस्वार के स्थान पर आगे आने वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ग हो जाता है, यानी प वर्ग का जो पांचवा वर्ग है वर्ण है वो हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लिखा है अनुस्वार के बाद कोई भी वर्गीय व्यंजन आए, तो अनुस्वार है संस्कृतम, तो ये आपको दिख रहा है ये अनुस्वार है। एक मिनट, तो आप देख सकते हैं आपको दिख रहा होगा ये अनुस्वार है, ठीक है। अब अनुस्वार के बाद क्या हो रहा है वर्गीय व्यंजन, यानी प वर्ग आ गया। अब कह रहा है तो अनुस्वार जो है उसके स्थान पर क्या हो जाएगा आने वाला वर्ण के वर्ग, यानी ये जो प वर्ग है इस वर्ग का पंचम वर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे अनुस्वार की जगह प फ ब भ म आधा म हो जाएगा, तो हो गया संस्कृतम पठति। फिर है अंग धन कितः। अब इसको इसमें सोचिए ये आपका हो गया अनुस्वार, इसमें आ गया क वर्ग, इसका अंतिम क्या हो जाएगा अंग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा अंकितः। फिर देखिए सम धन कल्पः, तो ये हो गया अनुस्वार, ये हो गया क वर्ग,
इसका अंतिम वर्ण हो जाएगा अंग, तो संकल्पः। फिर देखिए, ये है आपका अनुस्वार और ये है आपका ह। तो ठ किस वर्ग का है? तो ये ठ जो है आपके ट वर्ग का हो गया। ट वर्ग का अंतिम वर्ण हो गया अण। तो इसकी जगह इस अनुस्वार की जगह क्या हो जाएगा? अण हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? कुंठितः। फिर देखिए, ये अनुस्वार है, इसके बाद च वर्ग है। च वर्ग च छ ज झ इय। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अंचितः। ठीक है। अगला संधि है तोरली। लत तो संधि है, लत तो संधि का सूत्र है तोरली। तो अब हम लोग तोरली के बारे में भी देख लेते हैं। ये आपके कोर्स में इतनी ही सारी चीजें हैं, अगर आप इसको ही देख लीजिए, मतलब क्या सुन लीजिए और जितना एग्जाम्पल दिया है उसको दिमाग में बैठा लीजिए, तो इसी में से संधि के प्रश्न आएंगे, इससे बाहर नहीं आएगा, क्योंकि आप लोगों को हाई स्कूल तक का ही आप लोग के कोर्स में है। यदि त वर्ग के बाद ल आए तो त वर्ग के वर्गों, यदि त वर्ग के बाद क्या हो जाए? ल आए, तो त वर्ग के वर्णों का ल हो जाता है। किंतु न के बाद ल के आने पर अनुनासिक ल होता है। ल का अनुनासिक के चिन्ह पूर्व वर्ण पर पड़ता है। तो देखिए, उत धन लंघनम। तो क्या है? त वर्ग के बाद ल आ गया, तो क्या हो जाएगा? त वर्ग के जो वर्ण है उनको ल हो जाएगा। तो ये जो त है, तो ये जो त है इसको भी क्या हो जाएगा? ल हो जाएगा। तो बन जाएगा उल्लंघनम। फिर तत धन लीना। त है, उसके बाद फिर ल आ गया, तो त को ल हो जाएगा, तो बन जाएगा तल्लीनः। फिर देखिए, उत धन लिखितम। त है, उसके बाद ल आ गया, तो क्या हो जाएगा? ल हो जाएगा उल्लिखितम। फिर है त, उत धन लेखा। त, उसके बाद ल आ गया, तो त को ल हो जाएगा, तो बन जाएगा उल्लेख। फिर देखिए, न है, उसके बाद ल है, तो क्या कह रहा है? किंतु न के बाद ल आने पर अनुनासिक ये ल हो जाएगा, और ये ल का अनुनासिक के चिन्ह जो है पूर्व वर्ण पर पड़ता है। तो देखिए, महान यहाँ न हो गया और उसके बाद ल है, तो इसमें अनुनासिक के ल का प्रयोग होगा, और उसका जो चिन्ह होगा वो जो पूर्व वर्ण है न के पूर्व उस पर पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? महान लाभः। महान लाभः। फिर है विद्वान धन लिखति। तो फिर न है, उसके बाद ल आ गया, तो इसको न को अनुनासिक ल हो जाएगा। तो न को ल हो जाएगा, लेकिन उसका चिन्ह जो है वो न के पूर्व वर्ण पे पड़ेगा, तो बन जाएगा विद्वान लिखति। ठीक है। अब अगला है छत्व संधि। छत्व संधि का सूत्र है श शश छो अटी। श श शश छो अटी। यदि स के पूर्व पदांत में किसी वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण हो, या र, ल, व अथवा ह हो, तो श के स्थान पर छ हो जाता है। उदाहरण, एतत् धन शोभनम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे किसी वर्ग का प्रथम, तो त वर्ग का प्रथम आ गया, तो च के स्थान पर ठ हो जाएगा। तो ये जो श है इसके स्थान पर ठ हो जाएगा। तो कह रहा है यदि श के पूर्व, तो ये श है, यहाँ पे कह रहा है यदि श के पूर्व पदांत में किसी वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय अथवा चतुर्थ वर्ण हो, या र, ल, व हो अथवा ह हो, तो जो श है उसके स्थान पे छ हो जाएगा। तो इतनी कंडीशन होगी, तो जो श होगा उसके स्थान पे ठ हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, एतत् धन शोभनम। तो त है और ये श है, श को छ हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा?
एतच्छोभनम। ठीक है, तो त को च हो जाएगा और श को, एक मिनट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बैटरी खत्म हो गई थी तो मैंने इसे चार्जिंग में लगाया है। तो एतद् धन शोभनम, तो त के बाद आपका श है, तो त को च हो गया और उसके बाद श को छ हो गया, एतत् शोभनम हो जाएगा। फिर तत् धन श्रुत्वा, तो त है और ये तत् धन श्रुत्वा, इसमें भी बड़ा वाला श है तो हो जाएगा तच्छ्रुत्वा। ठीक है, फिर अगला इसका च का आगम छे च, च का आगम छे च इसका सूत्र है। यदि ह्रस्व स्वर के पश्चात छ आए तो छ के पूर्व च का आगम होता है। ह्रस्व स्वर के पश्चात छ आए तो छ के पूर्व क्या हो जाएगा, च का आगम होगा। तो आप देख सकते हैं तरु धन छाया, उ धन ख बराबर उ धन च प्लस छ, तरु छाया। तो ये आप देख सकते हैं ये वाला जो छ है इसको, इसके पूर्व में च का आगम हो जाएगा तो बन जाएगा तरु छाया। तो ह्रस्व स्वर के पश्चात, ह्रस्व स्वर है उ, इसके पश्चात छ आ गया तो छ के पूर्व क्या करेंगे, च का आगम कर देंगे तो तरु छाया बन गया। उसी प्रकार अनुधन छेद, ह्रस्व उ है उसके बाद छ आया है तो च का आगम हो जाएगा अनुच्छेद, तो अनुच्छेद में च का आगम हो जाएगा तो अनुच्छेद हो गया। फिर है परिधन छेद, इसमें ह्रस्व स्वर है उसके बाद छ आया है तो च का आगम हो गया तो परिच्छेद हो गया। फिर है र का लोप तथा पूर्व स्वर का दीर्घ होना, सूत्र है रोरी। र का लोप हो जाएगा और पूर्व स्वर का दीर्घ हो जाएगा रोरी से। उदाहरण है र के बाद र हो तो पहले र का लोप हो जाता है तथा उसका पूर्ववर्ती स्वर दीर्घ हो जाता है। तो इसको देख लीजिए, स्वर धन राज्यम, तो इसमें क्या हो रहा है, पहला जो र है उसका लोप हो जाएगा, र के बाद र हो तो र है उसके बाद र है तो पहले र का ये वाला जो र है, ये वाला जो र है इसका लोप हो जाएगा और जो उसका पूर्ववर्ती है यानी व, ठीक है, इसको पूर्ववर्ती स्वर दीर्घ हो जाता है तो यहाँ पे दीर्घ हो जाएगा, अ है यहाँ पे तो अ का क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा तो बन जाएगा स्वराज्यम। ठीक है, रोरी से। फिर देखिए निर्धन रोगः, ये र है फिर उसके बाद र आया है तो जो र के पूर्व जो स्वर है यानी यहाँ पे छोटा ई है ये बड़ा ई हो जाएगा तो यहाँ बन जाएगा निरोगः। ठीक, फिर है निर्धन रसः, फिर देखिए र है फिर र है तो छोटी ई को बड़ी ई हो जाएगा, नीरसः हो जाएगा। तो जो पहला वाला र है इसका लोप हो जाएगा और उस र के पूर्व जो भी स्वर आएगा, अ आए ई आए, वो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। यही कहता है रोरी। ठीक है, फिर देखिए न का ड़ होना, यदि एक ही पद में री र या श के पश्चात न आए तो न का ड़ हो जाता है। उदाहरण कृष्ण, विष्णु, स्वर्ण, वर्ण इत्यादि। अट अर्थात अ आ इ उ ऊ ली ए ओ ऐ औ ह य व क वर्ग प वर्ग आंग तथा नुम
इन वर्णों के व्यवधान में भी यह ढ़त्व विधि प्रवृत्त हो जाती है। उदाहरण, नराधन नाम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, नराणाम हो जाएगा। ये बोल रहा है ना, यदि एक ही पद में री, र या स इसके पश्चात न आए तो न को ड़ हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे र है, इसके पश्चात न आ गया तो इस न को अड़ हो जाएगा, तो नराणाम हो जाएगा। उसी प्रकार ऋषि, ये है, इसके बाद न आ गया तो न को क्या हो जाएगा, ड़ हो जाएगा, तो बन जाएगा ऋषि राम। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। इसमें बहुत सारी चीजें थोड़ी कठिन है, लेकिन आप इसमें पढ़ के जाएंगे तो आपके एग्जाम में दिमाग काम करेगा, क्योंकि प्रश्न यहाँ से बन जाएंगे बड़े आराम से। अब अगली संधि हम देखेंगे विसर्ग संधि, जो आपके कोर्स में है, व्याकरण विधि में दिया हुआ है, तो उसको पढ़ते हैं। विसर्ग, विसर्ग का चिन्ह होता है ये वाला। तो बोल रहा है विसर्ग के पश्चात स्वर या व्यंजन वर्ण के आने पर विसर्ग के स्थान पर होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। तो पहला है सत्व संधि, इसका सूत्र है विसर्जनीयस्य सह। यदि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार के वर्ण अर्थात प्रत्येक वर्ग के प्रथम द्वितीय वर्ण तथा च ख श हो तो विसर्ग का स हो जाता है, परंतु यदि विसर्ग के बाद च हो तो विसर्ग के स्थान पर च आएगा, तथा यदि ट या ठ हो तो विसर्ग का ट हो जाता है। तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, आपको याद करना पड़ेगा और उदाहरण से याद होगा। तो देखिए, पहला उदाहरण है नमः धन ते। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे विसर्ग है, तो कह रहा है यदि विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार के वर्ग वर्ण अर्थात प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तो प्रथम त वर्ग का प्रथम आ गया, ठीक है, तो विसर्ग का स हो जाएगा। इससे आप देख सकते हैं, ये वाला जो बोल रहा है विसर्ग के बाद खर प्रत्याहार के वर्ण में आता है आपका प्रथम वर्ग का प्रथम, तो आप देख सकते हैं प्रत्येक वर्ग का प्रथम, यानी त वर्ग का यहाँ आ गया प्रथम, त वर्ग में त आ गया, तो नमः धनते विसर्ग का हो जाएगा ये वाला स, तो बन जाएगा नमस्ते। ठीक है, फिर है बालकः धन तरति, तो यहाँ विसर्ग के बाद त वर्ग आ गया, तो क्या हो जाएगा, बालकस तरति, स वर्ग हो जाएगा। फिर देखिए, फिर यहाँ पे दिया है इतः धन ततः, तो यहाँ पे विसर्ग है, उसके बाद त वर्ग में, यानी किसी भी वर्ग का पहला, यानी त वर्ग का पहला हो गया त, तो इसको भी स हो जाएगा, तो इतस ततः हो जाएगा। फिर निह धन चलः, यहाँ विसर्ग है और च वर्ग का पहला वर्ण च है, तो इसको स हो जाएगा, निश्चलः हो जाएगा। ठीक है, प्रथम द्वितीय वर्ग तो स को स हो जाता है, पर विसर्ग के बाद श हो, तो यहाँ पे विसर्ग के बाद अगर श हो तो विसर्ग के स्थान पर श आएगा। ठीक है, सिरह धन छेदः, तो यहाँ पे आपका विसर्ग है, उसके बाद च छ द्वितीय वर्ण आया है, आपका द्वितीय वर्ण आया है, तो विसर्ग के बाद श हो तो विसर्ग के स्थान पर आपका च आ जाएगा, तो हो जाएगा शिरच्छेदः। फिर है धनु धन टंकारः, तो यहाँ पे विसर्ग के स्थान पर खटकोड़ वाला श हो जाएगा, धनुष्टंकारः। अब है सत्व संधि। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला, शत्व। शत्व संधि, यदि विसर्ग के पूर्व ई या उ हो तथा बाद में क ख या प फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर च हो जाता है। तो देख लीजिए,
ये आपका विसर्ग है। इसके बाद इसके पूर्व में ई है, या ई है यहाँ पे, तो कह रहा है और बाद में क ख प फ में से कोई वर्ण हो, तो यहाँ पे क है, तो विसर्ग के स्थान पर श हो जाएगा, तो बन गया निष्कपट। फिर वैसे ही निह धन फलह, यहाँ विसर्ग के बाद ख आ गया, तो निष्फलह हो गया। दुह धन कर्मः, यहाँ विसर्ग के बाद क आ गया, तो दुष्कर्म हो गया। अब कह रहा है यदि नमः और पुरः के बाद क ख प फ आए, तो विसर्ग का दंत शकार हो जाएगा, तो नमः है और पुरः है। इसके बाद क आ गया है, तो क्या हो जाएगा? नमस्कार, पुरस्कार। अब अगला है विसर्ग का रुत्व, उत्व, गुण तथा पूर्व रूप। सूत्र है अतो रोर प्लुताद प्लुते। यदि विसर्ग से पहले ह्रस्व अ हो तथा उसके पश्चात भी ह्रस्व अ हो, तो विसर्ग को पहले रू आदेश होगा, रू के स्थान पर उ आदेश होगा, उसके बाद अ और उ मिल जाएगा, उसको गुण ओ हो जाएगा, तथा ओ और अ के स्थान पर पूर्व रूप एक आदेश करने पर ओ ही रहता है, और ओ के बाद जो अ आएगा उसकी स्थिति अवग्रह के चिन्ह द्वारा दिखाई जाती है। उदाहरण देख लीजिए, बालह धन अयम। अब यहाँ पे अयम को बस ऐसे ही जोड़ते जाएंगे, जो भी परिवर्तन होगा यहाँ बालह वाले में ही होगा। अब देखिए कैसे हो रहा है, ये जो विसर्ग है बालह के बाद, इसको उ आदेश होगा, तो कैसे होगा? बाल, ल में से स्वर निकल गया अ, और विसर्ग धन अयम, तो बाल में विसर्ग को उ आदेश हो जाएगा, बाल अ उ अयम। ठीक है, अब अ और उ को जोड़ देंगे, ओ आदेश होगा, तो बाल धन अ धन उ धन अयम बन जाएगा, बाल धन ओ धन अयम। फिर ओ और अ को में जो अ है, इसको अवग्रह परिवर्तित रूप क्या हो जाएगा? बालो धन अयम। तो क्या बन जाएगा? बालो अयम। ओ और अ को आपको हो जाएगा ओ, और अयम ऐसे ही रहेगा, अयम का जो अ है इसको अवग्रह कर देंगे, वैसे ही जितने एग्जाम्पल हैं उसको करेंगे। फिर ये सह धन अवदत, इसमें जो विसर्ग है इसको ही ओ आदेश होना है, तो उसी तरह से देखिए स धन अवदत, इसको हो जाएगा सो अवदत, ये इसको विसर्ग को ओ हो जाएगा और अ को अवग्रह हो जाएगा। नृपः धन अवदत, इसमें नृपो अवदत हो गया, और प्रथमः धन अध्याय, प्रथमो अध्याय। अब हसी च, यदि विसर्ग से पहले अ हो तथा बाद में वर्गों के तृतीय चतुर्थ और पंचम वर्ण, हसी च, यदि विसर्ग से पहले अ हो तथा बाद में वर्गों के तृतीय चतुर्थ एवं पंचम वर्ण अथवा य र ल व या ह हो, तो विसर्ग के स्थान पर र पुनः र आदेश का उ, तदनंतर अधन उ को गुण होकर ओ हो जाता है। तो देखिए तपह धन वन, विसर्ग है, यहाँ पे देख लीजिए ये विसर्ग है, इसके पहले अ है, प में जो अ छुपा हुआ है वो अ है, और बाद में वर्गों के तृतीय चतुर्थ एवं पंचम अथवा य र ल व, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे व है, तो विसर्ग के स्थान पर र, विसर्ग के स्थान पे पहले र होगा, र को उ आदेश होगा, उसके बाद अ धन उ को गुण होकर ओ हो जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए प में से अ निकल गया और विसर्ग, तो तप धन अ धन विसर्ग और वनम। अब देखिए तप धन अ धन विसर्ग को र आदेश हो गया, फिर वनम को ऐसे ही रहने दीजिए, फिर तप धन अ धन र को उ आदेश हो गया, धन वनम, र के स्थान पे क्या हुआ है? यहाँ पे उ आदेश हो गया है, फिर अ धन उ, ये मिलके क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा, तो तप धन ओ धन वनम,
अ धन उ मिलके ओ बन गया तो बन गया तपोवनम। वैसे ही मनः धन रथः मनोरथः, बालः धन गच्छति बालो गच्छति। अब है रुत्तु संधि। रुत्तु संधि विसर्ग बराबर र। यहाँ पे भी विसर्ग को र हो जाएगा। देखिए कैसे, यदि विसर्ग से पहले आ को छोड़कर कोई अन्य अन्य स्वर हो तथा बाद में कोई स्वर या घोष व्यंजन हो तो विसर्ग के स्थान पे र हो जाता है। तो देखिए विसर्ग है ये, और विसर्ग के पहले अ और आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तो अ और आ नहीं है, यहाँ पे ई है, ये स्वर है, छोटी ई है। और बाद में कोई स्वर या घोष व्यंजन हो तो यहाँ पे कोई स्वर में अ है। ठीक है, तो क्या होगा, विसर्ग के स्थान पे र हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। कैसे कह रहा है, विसर्ग के पहले कोई स्वर हो लेकिन वो अ आ नहीं होना चाहिए, तो यहाँ विसर्ग था, उसके पहले ई था। ठीक है, फिर क्या हुआ है, मुन ई और विसर्ग को र हो जाएगा अयम, तो बन जाएगा मुनि रयम। कुछ भी नहीं हुआ है, विसर्ग को र आदेश हो गया है। अगला है हरिह धन आगच्छति। तो यहाँ पे विसर्ग है, विसर्ग के पहले छोटी ई है और उसके बाद आ है, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग को र हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, हरि राग क्षति। फिर है गुरु धन जयति। यहाँ पे विसर्ग है और विसर्ग के पहले आ को छोड़कर यहाँ पे छोटा ऊ है, और क्या कह रहा है, कोई स्वर हो या घोष व्यंजन हो, तो घोष व्यंजन ज है, तो बन जाएगा गुरु जयति। ठीक है, तो इसी प्रकार संधि जो भी था आपके में, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, उन सबको हमने पढ़ लिया। एग्जाम के लिए आप पूरा इसका रिवीजन करके जाइएगा। जितना भी एग्जाम्पल दिया है इसमें से ही आपके एग्जाम में आ जाएगा, तो इसको बढ़िया से देख के और रट लीजिए। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, धन्यवाद।